नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। सत्ता की दहलीज पर पहुंची फ्रांस की दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी। पहले चरण के संसदीय चुनाव में पार्टी को मिले लगभग 35% वोट। जॉर्डन बार्ड्रेला ने जनता से दूसरे चरण में पार्टी को पूर्ण बहुमत देने की अपील। यूक्रेन ने बेलारूस के सीमा पर सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने के बेलारूस और रूस के आरोपों को किया खारिज। दावे को बताया रूसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा। कहा किसी भी उकसावे की घटना से निपटने के लिए की गई है तैनाती। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा पद पर रहते हुए आधिकारिक कार्यों के लिए है छूट, निजी के लिए नहीं। 2020 के चुनाव से जुड़े आपराधिक आरोपों से नहीं मिलेगी राहत। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। उत्तर कोरिया ने जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के ताजा सैन्य अभ्यास के बाद किया परीक्षण। दक्षिण कोरिया ने कहा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए है तैयार। संयुक्त राष्ट्र ने किया स्पष्ट, मान्यता को लेकर नहीं है दोहा में तालिबान के साथ बैठक। अफगानिस्तान पर दोहा बैठक में तालिबान सरकार के अधिकारी भी कर रहे हैं शिरकत। संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक मामलों के प्रमुख ने कहा बैठक का मकसद लाखों अफगानों के जीवन को बेहतर बनाने की राह तलाशना। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले यूरोप इन दिनों के जरिए आपको बताते हैं यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरें। फ्रांस में पहले चरण के संसदीय चुनाव के बाद देश की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली बढ़त बनाए हुए है। अब यह कहा जा सकता है कि पहले दौर की वोटिंग के बाद फ्रांस की राजनीति में दिख रहे उसके वर्चस्व ने उसे सत्ता की दहलीज तक पहुंचा दिया है। पहले दौर की मतगणना में नेशनल रैली को 35.15% वोट मिले हैं, जबकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के रेनेसां पार्टी को सिर्फ 20.76% वोट ही मिले हैं। फ्रांस में 7 जुलाई को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। फ्रांस के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी पिछड़ती दिखाई दे रही है। पहले दौर के चुनाव नतीजों के रुझानों में धुर दक्षिणपंथी पार्टियों ने दबदबा कायम किया है और वे पहली बार सत्ता की दहलीज पर नजर आ रही हैं। चुनाव नतीजों के मुताबिक दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली को सबसे ज्यादा 35.15% वोट मिले। वहीं वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट NF गठबंधन ने 27.99% मत हासिल किए, जबकि मैक्रों की रेनेसां पार्टी को 20.76% वोट मिले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि नेशनल रैली पार्टी 230 से 280 सीटें जीत सकती है। वहीं वामपंथी NF को 125 से 165 सीटें मिल सकती हैं, जबकि मैक्रों की रेनेसां पार्टी और उनके गठबंधन को महज 70 से 100 के बीच सीटें मिलने की संभावना है। फ्रांस में रविवार को नेशनल असेंबली के लिए 577 सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण की वोटिंग 7 जुलाई को होगी। दूसरे चरण में केवल वे ही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं जिन्हें पहले चरण में 12.5% से ज्यादा वोट मिला हो। नेशनल रैली के प्रधानमंत्री पद के चेहरा जॉर्डन बार्डेला ने फ्रांस की जनता से पार्टी को पूर्ण बहुमत देने की अपील की है। अगर फ्रांसीसी लोग हमें अपना वोट देते हैं तो मैं सभी फ्रांसीसी लोगों के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 289 सीटें जीतना जरूरी है। फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में बड़ी हार के कारण राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने समय से पहले इसी महीने संसद भंग कर दिया था। दरअसल मैक्रों सरकार गठबंधन के सहारे चला रहे थे। उनके गठबंधन के पास सिर्फ 250 सीटें थीं और हर बार कानून पारित करने के लिए उन्हें अन्य दलों के साथ समर्थन जुटाना था। अगर संसदीय चुनाव में मरीन ली पेन की नेशनल पार्टी बहुमत हासिल कर लेती है
तो मैक्रो संसद में बेहद कमजोर पड़ जाएंगे और उन्हें कोई भी बिल पास कराना या नई सरकारी योजना लाने के लिए विपक्षी पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी। चुनाव नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और लेफ्ट ब्लॉक के प्रमुख जीन ल्यूक मेलेचोन ने मरीन ले पेन के खिलाफ गठबंधन का संकेत दिया है। 1997 के बाद से संसदीय चुनाव के पहले दौर में रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने मतदान किया। कई निर्वाचन क्षेत्रों में अभी तक मतदान नहीं हुआ है और भविष्य की नेशनल असेंबली का सार्थक प्रतिनिधित्व निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण के चुनाव के बाद ही संभव होगा। फ्रांस में राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के चुनाव अलग अलग होते हैं। फ्रांस में भी संसद के 2 सदन हैं। सदन के उच्च सदन को सीनेट और निचले सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली के सदस्यों को आम जनता, जबकि सीनेट के सदस्यों को नेशनल असेंबली के सदस्य और अधिकारी मिलकर चुनते हैं। पिछले महीने यूरोपीय संसद के चुनाव हुए थे, जिसमें मैक्रों की पार्टी को 15% से भी कम वोट मिले थे, जबकि नेशनल रैली ने 31.4% वोट हासिल किए। चुनाव परिणाम आने से पहले ही मैक्रों ने अचानक संसद भंग कर दिया था। मैक्रों ने कहा कि वे ऐसे शासन नहीं करते रह सकते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमलावर हैं और युद्ध क्षेत्र की सीमा पर बढ़त बनाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही क्रेमलिन ने यूक्रेन पर बेलारूस से लगी सीमा के ज़ोइटामिर क्षेत्र में अधिक सैनिक हथियार और सैन्य उपकरण भेजने का आरोप लगाया है, लेकिन इस आरोप को यूक्रेन ने नकारते हुए कहा कि हिंसात्मक स्थिति से निपटने के लिए सैनिकों की सुरक्षात्मक तैनाती की गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय ने यूरोपीय देशों की उपग्रह प्रणालियों में रूसी हस्तक्षेप की कई घटनाओं की निंदा की है। करीब 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दूसरे पर हमले के साथ साथ दोनों पक्षों की ओर से जंग में बढ़त बनाने का दावा भी किया जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में स्पेने और नोवोलेस्कांद्रिया गांवों पर नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी सेना ने गांव के आसपास की अग्रिम पंक्तियों में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। स्पेने डोनेट्स्क क्षेत्र के पूर्व में यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र की सीमा के करीब स्थित है। हालांकि यूक्रेन ने रूस की इन दावों को खारिज किया है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि गांव के इर्द गिर्द भीषण युद्ध जारी है, लेकिन इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। उधर रूसी सेना ने कहा है कि बेलग्रेड क्षेत्र के कृषि केंद्र पर की गई गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हो गई है। वहीं रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूसी सीमा क्षेत्रों पर हमले से जीवन की रक्षा करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह के साहसिक निर्णय लेने के लिए सहयोगियों के साथ बातचीत की जा रही है। जितनी जल्दी दुनिया इन बमों की लॉन्च करने वाले रूसी लड़ाकू विमानों से निपटने में हमारी मदद करेगी, उतनी ही जल्दी हम रूसी सैन्य बुनियादी ढांचे और सैन्य हवाई क्षेत्रों पर हमला कर सकते हैं और हम शांति के उतने ही करीब होंगे। इस बीच क्रेमलिन ने रूस पर बेलारूस से लगी सीमा के ज़ोइटामिर क्षेत्र में अधिक सैनिक हथियार और सैन्य उपकरण भेजने का आरोप लगाया है। क्रेमलिन ने यूक्रेन के इस कदम पर चिंता जताई है। इससे पहले शनिवार को बेलारूसी रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन इस क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि यूक्रेन की सीमा रक्षा सेवा के एक प्रवक्ता ने इस तरह के बयान को रूस समर्थित सूचना अभियान का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि कीव ने किसी भी उकसावे को रोकने के लिए बेलारूस के साथ सीमा के पास अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है। बेलारूस के साथ रूस के सुरक्षा सेवाओं सहित सभी प्रासंगिक संस्थाओं के माध्यम से बातचीत के विशेष प्रारूप हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, इसलिए यह चिंता का कारण है, न केवल मिन्स्क के लिए बल्कि मॉस्को के लिए, क्योंकि वास्तव में हम सहयोगी हैं और भागीदार हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय ने यूरोपीय देशों के उपग्रह प्रणालियों में रूसी हस्तक्षेप की कई घटनाओं की निंदा की है और इसे रोकने के लिए कहा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने पिछले सप्ताह यूक्रेन और 4 यूरोपीय संघ देशों फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन और लग्जमबर्ग से हाल के महीनों में उपग्रह हस्तक्षेप से संबंधित शिकायतों की एक लंबी फेहरिस्त की समीक्षा की। शिकायत करने वाले देशों ने कहा कि रूस के इस कदम से जीपीएस सिग्नल जाम हो गए हैं, हवाई यात्रा नियंत्रण को खतरे में डाल दिया है
और यूक्रेन युद्ध की हिंसक तस्वीरें दिखाने के लिए बच्चों के टीवी चैनलों को बाधित किया जा रहा है। और अब नजर डालते हैं एशिया का आईना पर। संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक मामलों की प्रमुख रोजमेरी डिकार्लो ने कहा है कि कतर में अफगानिस्तान के तालिबान के साथ संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई वाली बैठक में समूहों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के बारे में चर्चा नहीं होगी। दोहा बैठक में 25 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अफगानिस्तान पर कतर में ये तीसरी बैठक है, लेकिन तालिबान के अधिकारी पहली बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली बैठक का उद्देश्य लाखों अफगानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राह तलाशना है। मानवाधिकार समूहों ने दोहा में तालिबान के साथ बातचीत की मेज पर अफगान महिलाओं को न बुलाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और तालिबान बैठक में भाग लेने वाले देश के दूत अफगान नागरिक समाज समूहों के साथ अलग से मुलाकात करने वाले हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव लगातार जारी है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में इसके बाद उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करके तीनों देशों को करारा जवाब दिया है। दक्षिण कोरिया ने इस घटना को किम जोंग की उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर कचरे वाले गुब्बारे भी उड़ाए थे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में गर्मागर्मी जारी है। इसी बीच उत्तर कोरिया ने सोमवार को 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया। मिसाइलों को उत्तर कोरिया के जांगयोन शहर से उत्तर पूर्वी दिशा में 10 मिनट के अंतराल पर लॉन्च किया गया। पहली मिसाइल ने 600 किलोमीटर और दूसरी मिसाइल ने 120 किलोमीटर तक की उड़ान भरी। ये कार्रवाई अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के जवाब में की गई है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इसको लेकर कहा है कि दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया द्वारा की गई उकसावे वाली हर कार्रवाई का अमेरिकी सेना के साथ मिलकर जवाब देने के लिए तैयार है। पहली मिसाइल ने लगभग 600 किलोमीटर की उड़ान भरी। हमें यह निर्धारित करने के लिए आगे और विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या यह वांछित दिशा में उड़ी थी। दूसरी मिसाइल संभवतः शुरुआती चरण में अनियमित प्रक्षेप पथ पर उड़ी। यदि यह उड़ान के दौरान हवा में फट जाती तो इसका मलबा अंतर्देशीय क्षेत्रों में गिर सकता था। उत्तर कोरिया आमतौर पर अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर मिसाइल का परीक्षण करता है। पहली मिसाइल उत्तर कोरिया के पूर्वी शहर चोंगजिन के पास जल क्षेत्र में गिरी, लेकिन दूसरी मिसाइल द्वारा तय की गई दूरी इस जल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। वहीं दक्षिण कोरियाई सैन्य सूत्रों ने इस बात की संभावना जताई है कि दूसरी मिसाइल उत्तर कोरिया के अंदरूनी इलाके में गिरी हो। हालांकि संभावित नुकसान की तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली है। यह टेस्टिंग ऐसे समय में की गई है जब 2 दिन पहले ही दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान का क्षेत्र में त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम एज खत्म हुआ था। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस अभ्यास की कड़ी निंदा की थी और अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की इस साझेदारी को नाटो का एशियाई संस्करण बताया था। हाल के सप्ताहों में दक्षिण कोरिया द्वारा गुब्बारों के माध्यम से राजनीतिक पर्चे भेजने के प्रति जवाबी कार्रवाई में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर कचरे वाले गुब्बारे उड़ाए हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अमेरिकाना के जरिए अमेरिकी देशों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
और आइए अब अमेरिकाना के जरिए आपको बताते हैं अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरें। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रपति के रूप में की गई आधिकारिक कार्रवाइयों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन निजी कृत्यों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। एक ऐतिहासिक फैसले में पहली बार राष्ट्रपति पद के किसी भी प्रकार के अभियोजन से छूट को मान्यता दी गई है। न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा लिखे गए 6-3 के फैसले में निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप के आपराधिक आरोपों से छूट के दावे को खारिज कर दिया गया था। ट्रंप ने फैसले को संविधान और लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत बताया है। और वहीं अटलांटिक महासागर में उठते ही चक्रवाती तूफान बेरिल बेहद खतरनाक तूफान की श्रेणी में तब्दील हो गया है और यह कैरेबियाई क्षेत्र की ओर लगातार खतरा बढ़ा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तूफान के कारण कैरेबियाई क्षेत्र में 179 से 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार तेज हवाएं चलने की आशंका है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा कि तूफान बेरिल रविवार रात से सोमवार सुबह तक घातक हवाओं के साथ कैरेबियाई क्षेत्र के विंडवर्ड द्वीपों पर हमला करेगा। पिछले शुक्रवार को अटलांटिक में उठा तूफान पहले ही तेज ऊर्जा वाले बेहद खतरनाक तूफान में बदल चुका है। अटलांटिक महासागर से होकर गुजर रहे बेहद खतरनाक तूफान बेरिल ने कैरिबियाई विंडवर्ड द्वीप समूह में जानमाल के नुकसान का खतरा पैदा कर दिया है। राष्ट्रीय हरिकेन केंद्र के मुताबिक कैरिबियाई द्वीपों बारबाडोस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडा और टोबैको में तूफान तबाही मचा सकता है। इस चेतावनी के बाद जहां रात में सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, वहीं विनाशकारी तूफान के मद्देनजर कैरिबियाई द्वीपों पर खाने पीने का सामान जमा करने के लिए लोगों की भीड़ दुकानों में पहुंचने लगी। साथ ही लोग पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते भी नजर आए। मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ और डिब्बा बंद चीजें खरीदनी है ताकि मेरे पास अतिरिक्त खाद्य सामग्री रहे। मैंने पहले से ही सब कुछ जमा कर लिया है। खिड़कियाँ और घर सुरक्षित है और सब कुछ ठीक है। विंडवर्ड द्वीप समूह पर मौजूद एंग्लो कैरिबियन देश सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री राल्फ गोंजाल्वेस ने आशंका जताई है कि ये प्राकृतिक आपदा कई दिनों तक जारी रह सकती है। जब हरिकेन बेरिल बारबाडोस तट से टकराया तो ट्रेवल ब्लॉगर नौमान खान ने होटल की खिड़की से तूफान को दिखाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आप देख सकते हैं मेरे पीछे अटलांटिक पर विशाल लहरें हैं। हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या यह बवंडर है, क्या यह तूफान है, क्या यह चक्रवात है। वे जानना चाहते हैं कि श्रेणी 1 बनाम श्रेणी 4 का क्या मतलब है। राष्ट्रीय हरिकेन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार ये इस साल श्रेणी 4 का सबसे पहला तूफान है। बेरिल पहले सोमवार को श्रेणी 3 तक कमजोर हो गया था, लेकिन फिर से 4 तक बढ़ गया और हवा की गति 120 मील प्रति घंटे से अधिक हो गई। विंडवर्ड द्वीप समूह में मंगलवार सुबह विनाशकारी हवाएं और तूफान आने की आशंका है। प्यूर्टो रिको और हिस्पानियोला के दक्षिणी तटों पर भी खतरनाक लहरें आने की आशंका है, इसलिए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। और आइए अब अफ्रीका नामा के जरिए आपको बताते हैं अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरें। लंबी जद्दोजहद के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा कैबिनेट के विभागों के वितरण पर वहां के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कैबिनेट में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के 32 में से 20 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है, जबकि डेमोक्रेटिक अलायंस के 6 सदस्य मंत्रिमंडल में जगह बना पाने में सफल हुए हैं। वहीं 6 अन्य विभाग छोटे दलों को दिए गए हैं। विभागों का बंटवारा हफ्तों की लंबी बातचीत के बाद संभव हो पाया है। एक समय ऐसा भी आया था जब राष्ट्रपति रामाफोसा ने डेमोक्रेटिक अलायंस पर संविधान का उल्लंघन करते हुए समानांतर सरकार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। नई कैबिनेट में ANC
के पास रक्षा, वित्त और विदेशी मामलों जैसे प्रमुख मंत्रालयों को अपने पास रखा है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की पिछली विदेश फिलिस्तीनियों के समर्थन में मुखर रही हैं और गाजा में इजरायली कार्रवाइयों की तीखी आलोचना करती रही हैं। निवर्तमान विदेश मंत्री नलेदी पंजोर की जगह रोनाल्ड लामोला ने ले ली है, जो पहले न्याय मंत्री थे। डीए के विभागों में गृह मंत्रालय भी शामिल है। यह मंत्रालय अप्रवासन के साथ साथ सार्वजनिक कार्य भी देखता है। पिछले सरकार में इस मंत्रालय में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे। इसके अलावा डीए के खाते में एक और महत्वपूर्ण कृषि मंत्रालय भी आया है। यह श्वेत किसानों और निगमों के प्रभुत्व वाला क्षेत्र है। और आइए अब नजर डालते हैं विश्व संस्कृति पर। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों की अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं हैं, जिनमें इंद्रधनुषीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अब आपको विश्व संस्कृति के जरिए बताते हैं ब्राजील के पेरेंटिन्स शहर में कैसी रही बोई बुम्बा उत्सव की धूम। ब्राजील के पेरेंटिन्स शहर में बोई बुम्बा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। रंग बिरंगे पोशाक, साज सजावट और उत्सव के माहौल में झूमते लोगों का यह नज़ारा इस उत्सव की खासियत बयां करती है। उत्सव में लोक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करते कलाकारों ने जमकर धूम मचाया। इसके अलावा भी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अपनी परंपरा का प्रदर्शन करने के लिए लोगों ने सुंदर सुंदर झांकियां भी निकाली। बोई बुम्बा के मौके पर एक दूसरे को बधाइयां देते लोगों ने आतिशबाजी के साथ इस खास दिन का आनंद उठाया। अमेज़न राज्य की संस्कृति को दर्शाने वाले रंगारंग कार्यक्रमों ने हजारों दर्शकों का मन मोह लिया। बुम्बा मेऊ बोई एक पारंपरिक ब्राजीलियाई लोक उत्सव है, जिसमें संगीत, नृत्य और नाट्य प्रदर्शन शामिल है। ब्राजीलियाई लोक कथा पर आधारित यह उत्सव बोई बुम्बा नाम के एक बैल पर आधारित है। इस अवसर पर दो टीमों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें नृत्य और नाटक के माध्यम से इस बैल के पुनर्जीवित होने की कथा सुनाई जाती है। इसके अलावा इस कथा में स्थानीय संस्कृति से जुड़े धार्मिक परिप्रेक्ष्य भी शामिल है। बोई बुम्बा उत्सव की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। बोई मेऊ बोई की पारंपरिक और आधुनिक प्रथाओं में विभाजित किया गया है। हालांकि पूरे देश में केवल पारंपरिक रूप ही देखने को मिलते हैं। ब्राजील में 3 रातों तक चलने वाले इस वार्षिक उत्सव को ब्राजील की सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। दिसंबर 2019 में यूनेस्को द्वारा मारहनहो के बुम्बा मेऊ बोई सांस्कृतिक परिसर को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।